स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाऊंगा, गोली दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। गोली दर्पण क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। गोली दर्पण जो कांच हो और वो कांच खोखला हो, दूसरी बात वो कांच का खोखले गोला हो। कांच के खोखले गोले के कटे हुए प्रत्येक भाग को हम गोली दर्पण कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका कोई कांच का खोखला गोला है, खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। तो इसके प्रत्येक पृष्ठ को हम गोली पृष्ठ कहेंगे और यदि हम इसको बीच से काट दें तो प्रत्येक भाग को हम गोली दर्पण कहेंगे। प्रत्येक भाग को हम गोली दर्पण कहेंगे। तो कह सकते हैं चित्रानुसार कांच के खोखले गोले के कटे हुए प्रत्येक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं और गोले के पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। नंबर 1 अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, नंबर 2 उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण का मतलब होता है ढका हुआ तल, और उत्तल दर्पण का मतलब होता है उभरा हुआ तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि अवतल दर्पण होता क्या है, कॉनकेव मिरर होता क्या है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन बनेगी, अवतल दर्पण डिफिनेशन क्या बनेगी, ये आपका एक डायग्राम है। इसका उभरा हुआ तल है जहां पर मैं पॉलिश कर रहा हूँ, जहां पर हम पॉलिश कर रहे हैं वो उभरा हुआ तल है, और जहां से रिफ्लेक्शन होगा, आपकी किरणें आएंगी, इसको हम इस वाले पोर्शन को जहां से हम परावर्तन होता है उसे हम धंसा हुआ तल मानते हैं। तो हम कह सकते हैं चित्रानुसार जिस दर्पण के उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है, पेंट होता है, कलाई होती है तथा परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, परावर्तन धंसे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। लिख सकते हैं चित्रानुसार जिस दर्पण के उभरे हुए भाग में पॉलिश हो तथा परावर्तन धंसी हुई तल से हो का अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। हो गया। जिस दर्पण के उभरे हुए सतह से पॉलिश होती है और परावर्तन धंसी हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये इसका चित्र है, आप समझ लीजिए। ये इसका डायग्राम और इसकी जो पॉलिश है वो धंसी हुई तल से हो रहा है,
लेकिन जो इसका परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो देख सकते हैं चित्रानुसार जिस दर्पण के उभरे हुए भाग में, धसे हुए भाग में पालिश हो तथा परावर्तन उभरी हुई सतह से हो, उभरे हुए तल से हो या उभरी हुई तल से हो कामा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। मैं आपको दोनों के क्या शेप है, क्या आकृति है, उसके बारे में बताऊंगा। बच्चों, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें इस वाले तल में, ये आपका धसा हुआ तल है, ये आपका धसा हुआ तल है और ये आपका उभरा हुआ तल है, दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपका उत्तल दर्पण है और जिस वाले भाग के उभरे हुए भाग में पालिश है और परावर्तन धसे हुए तल से हो रहा है, परावर्तन धसे हुए तल से होगा। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण के धसे हुए तल में पालिश हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसके धसे हुए तल में पालिश होगी, उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। ये उभरा हुआ तल है, यहाँ पर पालिश है, और यहाँ पर धसा हुआ तल है, यहाँ पर परावर्तन होगा। तो इसके संदर्भ में मैं आपको गोली दर्पण से संबंधित मुख्य बातें भी बताऊंगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में भी आप समझने का प्रयास करें। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, इसमें इसका संकेत भी होता है टी, इसका संकेत होता है टी। ये आपका कोई डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि मैंने उभरे हुए तल पर पालिश की है, जैसे ये अवतल दर्पण है और ये आपका परावर्तन तल है, ये आपका परावर्तन तल है। तो ये पूरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो परावर्तक तल, ये पूरा परावर्तक तल है और इसका बीच का पॉइंट ये मध्य बिंदु, इसी को कहेंगे दर्पण का ध्रुव। तो डेफिनेशन क्या बन रही है, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्रानुसार गोली दर्पण के परावर्तक तल, चित्रानुसार गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्रोग्राम इसे P से व्यक्त करते हैं। ये था दर्पण का ध्रुव। इसके बाद दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करें। दर्पण का वक्ता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, इसका संकेत होता है C। हमने कहा ये कांच का खोखला गोला है। अब कांच के खोखले गोले का जो केंद्र है, ये जो केंद्र है कांच के खोखले गोले का जो केंद्र है, अब यहाँ से मैंने इसको काट दिया, सेंटर काट दिया, तो इसके दो भाग बनना है, इसके दो भाग बनना है। एक भाग ये बन रहा है अवतल दर्पण और एक भाग ये बन रहा है उत्तल दर्पण। थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। ये तो ये अवतल दर्पण हो गया और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसके उभरे हुए तल में पालिश है, इसके धसे हुए तल में पालिश है। तो हम ये कह सकते हैं कांच का खोखला गोला का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये केंद्र उस गोले का है, खोखले गोले का है, जिसका ये कटा हुआ भाग है। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ये जो वक्रता केंद्र है
ये आपका वक्ता केंद्र है, क्योंकि ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ये दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, और इस गोली दर्पण, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम दर्पण का, गोली दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, और इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। तो लिख सकते हैं चित्रानुसार गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कामा उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, हो गया। दूसरी डिफिनेशन गोली दर्पण संबंधित आती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसका संकेत होता है कैपिटल आर। ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और गोली दर्पण जिस खोखले गोले में कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। और ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, आपका ध्रुव हो गया। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम वक्ता त्रिज्या कहेंगे, अर्थात वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देख सकते हैं चित्रानुसार गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे सी से व्यक्त करते हैं, हो गया। ये थी आपकी वक्रता त्रिज्या। अब इसके अंतर्गत एक डिफिनेशन और आती है जिसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या है इसको भी समझ लेते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? ये आपका किसी भी प्रकार का कर्व है और मैंने इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी, तो अब ये क्लियर हो गया कि आपका अवतल दर्पण और परावर्तन इसके धंसे हुए तल से होगा। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और यह वक्ता केंद्र है। तो दर्पण का मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाए, तो हम ये कह सकते हैं वक्ता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्रानुसार गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली या इससे जाने वाली या इससे गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यह था आपका दर्पण का मुख्य अक्ष। दूसरी बात तो इसमें आता है फोकस, मुख्य फोकस, उसको भी समझ लेते हैं।
मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस, इसका संकेत कैपिटल एफ होगा, इसका संकेत कैपिटल एफ होगा। यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, यह आपका वक्ता केंद्र है और ये ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली या इससे गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी समांतर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, अनंत से अगर कोई वस्तु रखी है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण परस्पर समांतर होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है। समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटेगी। जब वापस लौटेगी परावर्तन के नियम के अनुसार तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, इस बिंदु से होकर गुजर रही है उसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष, ये जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं चित्रानुसार मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है कामा उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। अगली डिफिनेशन आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी और इसका संकेत होता है स्मॉल एफ। फोकस दूरी क्या है? तो मुख्य अक्ष और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकस दूरी और इसका संकेत है स्मॉल एफ। तो हम लिख सकते हैं चित्रानुसार, ये इस पर आप चित्र बना लीजिए। ये आपका डायग्राम है, अवतल दर्पण हो गया और ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका दर्पण का ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम फोकस दूरी करेंगे। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप ये कह सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। गणितीय भाषा है, चित्र के हिसाब से ये भाषा है। तो चित्र बना लीजिए और आप कहिए कि चित्रानुसार दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम इसमें एक्स लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं बताई हैं। इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।